हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारा 75 साल हो गया है संविधान लागू हुए। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और ये हम लोगों के लिए बहुत ही खुश नसीबी की बात है। अब हम आज बात करने वाले हैं क्या? तो बात करने वाले हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। इससे पहले मैं एक न्यूज़ और आपको दे देता हूं कि बिहार का जो दरोगा एग्ज़ाम का रिजल्ट था प्री का, वो कल ही जारी कर दिया गया है। कट ऑफ लोग बोल रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा जाने वाला है, लेकिन 65 ही कट ऑफ गया है। क्वेश्चन का लेवल जो भी हो, इजी टू मॉडरेट था, लेकिन कट ऑफ 65 के अप्रॉक्स ही रह गया है और रहना भी चाहिए था। तो मेंस जो है हमारा काफ़ी कम समय में ले लिया जाएगा। तो जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं उसको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। काफ़ी कम टाइम मिलने वाला है आपको फिजिकल के लिए। पिछले बार तो मात्र 24 दिन में फिजिकल ले लिया था मेंस के बाद, इस बार भी ऐसा ही करने वाला है, तो तैयार रहिएगा। और एक बात और, बीएसएससी का एग्ज़ाम भी जल्दी होने वाला है, तो उसके बारे में भी आप अलर्ट रहिएगा। ये हमारा जितना भी होगा मॉडर्न हिस्ट्री का पेपर होने वाला है। पहले हम अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री देख लेंगे, क्योंकि 30 सितंबर को बीपीएससी का एग्ज़ाम है और मैं उसी बेसिस पे मैं लेके चलूँगा। पहले मैं मॉडर्न हिस्ट्री देखूँगा, फिर मेडिवल देखेंगे, फिर एंशिएंट पे जाएंगे। जिस बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं उसी बेसिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। इसके अलावा हम पॉलिटी देख लेंगे और बिहार स्पेशल का भी एमसीक्यू में जल्दी लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। तो जो ये वीडियो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्टिव इसका देख लीजिए। प्रीवियस वीडियो में पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके मैं बताया था। चाहे वो बंगाल का मुर्शिद कुली खां हो, अलीवर्दी खां हो, सिराजुद्दौला हो, प्लासी का युद्ध हो, बक्सर का युद्ध हो, इलाहाबाद की संधि हो, रॉबर्ट क्लाइव हो या थॉमस मुनरो हो, जितने भी लोग थे, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मीर कासिम, मीर जाफ़र, ये सारे हम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो देखिए। और हम अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पे अपना। तो अगर आप पढ़ रखे हैं इसको तो पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इजी वे में आंसर आप लोग दे लीजिएगा, मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी डिफिकल्ट पेपर है। इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिएगा आपको अच्छा लगेगा और इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का पहला गवर्नर था, अंतिम गवर्नर? तो ध्यान देने वाली बातें क्या है इसमें, ये मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का गवर्नर। तो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का गवर्नर जो था हमारा, वो कौन थे? मुर्शिद कुली खां थे, बिल्कुल सही। मुर्शिद कुली खां गद्दी पर कब बैठे थे? 1717 में, और रहे थे कब? 27 ईस्वी तक रहे थे, 1727। और मुर्शिद कुली खां की जब हत्या हो जाती है, हत्या नहीं इनकी मृत्यु होती है, तो इनके दामाद जो होते हैं शुजा-उद-दीन, वो गद्दी पर बैठते हैं। और शुजा-उद-दीन के बाद सरफराज गद्दी पर बैठते हैं। सरफराज के बाद अलीवर्दी खां आएंगे और अलीवर्दी खां के बाद अंतिम जो मुगल नवाब होगा, अंतिम जो बंगाल का नवाब होगा, स्वतंत्र बंगाल का नवाब, वो होगा सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध में बेचारे मारे जाएंगे, हत्या कर दी जाती है। जो मीर जाफ़र का पुत्र होता है मीरन, उसके इशारे पर मोहम्मद बेग उसकी हत्या कर देते हैं सिराजुद्दौला की। मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा सन 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का नवाब नियुक्त किया गया था। अब यहाँ नोटिस करने वाली बात क्या है, फर्रुखसियर 1717 के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट डेट इसलिए हो जाता है कि फर्रुखसियर इसी समय अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा प्रदान किया था। तो ये भी बात याद रखिएगा, फर्रुखसियर था जो स्वतंत्र बंगाल के स्वतंत्र नवाब की नियुक्त किया था। और पहला नवाब कौन थे? मुर्शिद कुली खां थे। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के बाद उसका दामाद, कौन थे दामाद? शुजा-उद-दीन बंगाल के सूबेदार बने, और जिसके तत्कालीन बाद मोहम्मद शाह यानी रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान किया गया था। तो जो शुजा-उद-दीन थे उसको जो मान्यता प्रदान किया गया था बंगाल के नवाब का, वो कौन किए थे? तो रंगीला बादशाह यानी मोहम्मद शाह प्रदान किए थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सेम क्वेश्चन है। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो वही होगा, मुर्शिद कुली खां था। 1717 से लेकर 1727 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? ये बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार, और लोग कंफ्यूज करते हैं प्लासी का युद्ध होगा कि बक्सर का युद्ध होगा। इसमें हमारा आंसर होगा बैटल ऑफ प्लासी। 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, यानी अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, जबकि बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। हत्या हो गई थी सिराजुद्दौला की। इसका कारण ये था कि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफ़र, वो सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया था और क्लाइव आसानी से जीत गए थे प्लासी का युद्ध।
प्लासी का युद्ध हुआ था किस नदी के किनारे? तो भागीरथी के नदी के किनारे। ये सारी बातें हम बता चुके हैं और ये सारी बातें यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में दिया भी गया है। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ है? 23 जून 1757। अच्छा, प्लासी के युद्ध से एक बात और याद रखिएगा कि ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी। मैं पिछले क्लास में ये बातें मैं बता चुका हूँ। 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना हुई थी। सिराजुद्दौला क्या किया था? 146 अंग्रेज को एक कोठरी में बंद किया था। कोठरी की लंबाई 18 फीट थी जबकि चौड़ाई मात्र 14 फीट थी। और जब अगले दिन सुबह खोला जाता है कोठरी तो मात्र 23 सेना ही जीवित रहते हैं, बाकी 123 मर जाते हैं। उसमें एक कौन था? हॉलवेल। और हॉलवेल ये सारी घटना अंग्रेजों को बताता है। और जस्ट उसके 1 साल के बाद ही हमारा बैटल ऑफ प्लासी हो जाता है। नवाब की सेना 3 राजद्रोही मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ की सेना नायक में थे। नवाब की एक अग्रणी टुकड़ी ने नेता मीर मदान और मोहम्मद मोहन लाल थे। साहस की एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदान मर गए। मीर मदान सबसे पहले मर जाते हैं। उसके बाद नवाब सिराजुद्दौला अपने प्रभुत्व अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे हटने के लिए कहा। यह कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्षों के हाथों में छोड़ देना चाहिए। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया। यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि सिराजुद्दौला कहाँ लौट गया था? युद्ध से वो मुर्शिदाबाद लौट गया। यही उसकी हार का कारण बना। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को तत्कालिक सैनिक एवं वाणिज्य लाभ प्रदान किया गया। इसने कृषि उत्पादन, दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्य बिहार, बंगाल और उड़ीसा राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर दिया गया था। इस युद्ध में वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डली तथा इसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता मानी जाती है। ये पहली निर्णायक सफलता थी। अब यहाँ पे एक बात और किया जा रहा है क्लियर, जबकि सर्वाधिक निर्णायक युद्ध बक्सर का था जो 1764 में हुआ था। और उसके बाद ये साबित हो गया था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी तीनों के तूने चले जाएंगे किसके पास? तो वो चले जाएंगे हमारे अंग्रेजों के, क्योंकि इलाहाबाद की संधि हुई 12 अगस्त 1765 को। और इसी समय शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह क्या बोलते हैं क्लाइव को कि ठीक है, अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी आप अपने पास रख लीजिए। क्योंकि उस समय मुगल भी हार गए, हमारा नवाब भी हार गया यहाँ बंगाल का, और अवध का नवाब सुजाउद्दौला वो भी हार गए थे बक्सर के युद्ध में। तो सबसे ज़्यादा निर्णायक युद्ध अगर देखा जाए तो वो बक्सर का था। नेक्स्ट, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता कौन मानी जाती? तो प्रथम निर्णायक सफलता पूछ रहा है तो बैटल ऑफ प्लासी किस नदी के किनारे? तो भागीरथी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5वां नंबर क्वेश्चन है, प्लासी की युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? तो अच्छी बात यहाँ ये है ना कि 4 अलग अलग, अगर मान लीजिए सब में 57 देकर रखता तो क्या करते? अगर सब में 57 देकर रखता तो इस स्थिति में डेट देता। डेट याद रखिएगा 23 जून था, 23 जून, ठीक है। इस दिन हुआ था हमारा बैटल ऑफ प्लासी की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। किस युद्ध में परास्त हुआ था? सिराजुद्दौला का बात कर रहा है, ना कि सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला अवध के नवाब है और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब है। तो ये परास्त हुए थे बैटल ऑफ प्लासी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारतवर्ष में ब्रिटिश राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव हो जाएंगे। रॉबर्ट क्लाइव सबसे पहले आते हैं बंगाल के गवर्नर बन के, पहले अंग्रेज। ये 1757 से लेकर, रॉबर्ट क्लाइव 1757 से लेकर एक कार्यकाल इनका 60 तक था। दूसरा काल था 1765 से लेकर 1767, यानी 2 कार्यकाल के लिए रॉबर्ट क्लाइव नियुक्त होते हैं, एक 3 साल के लिए और एक अगले 2 साल के लिए। तो अंग्रेजों की साम्राज्य की संस्थापना जो किए थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव था, जिसने प्लासी की युद्ध यानी 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रख दी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? तो ये कहा गया है रॉबर्ट क्लाइव को है। विलियम पीट नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के बारे में ऐसे स्टेटमेंट दिया था। यहाँ पे है भी लिखा हुआ, विलियम पीट का यह
कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था, ए हेवन बोर्न जनरल। प्लासी के युद्ध का मैदान कहाँ था? तो प्लासी के युद्ध कहाँ था? पश्चिम बंगाल में था, क्योंकि बंगाल में युद्ध चल रहा था। भागीरथी नदी बंगाल में हुगली की सहायक नदी है, तो भागीरथी नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? मुर्शिदाबाद यानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर तो हम आपसे पहले बता चुके थे। अच्छा, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से वो कौन सा ऐसा शासक था बंगाल का नवाब जिसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बदली थी? ध्यान रखिएगा, पहले ढाका से मुर्शिदाबाद बदला गया और वो थे हमारे कौन? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पे पूछ रहा है ये कौन थे, तो ये हमारे हो जाएंगे मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर नहीं होगा, मीर कासिम होगा, मीर जाफर नहीं होगा। इसका रीजन मैं बताता हूं। हुआ था क्या कि जब प्लासी के युद्ध हार गए थे मीर सिराजुद्दौला, तो मीर जाफर को गद्दी पे बैठा दिया गया था। 3 साल के ये गद्दी पे रहेंगे, 1757 से लेकर 1760 तक ये रहेंगे गद्दी पर, लेकिन ये योग्य नहीं थे, इसलिए इसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया जाता है। अब मीर कासिम 1760 से लेकर 1763 तक रहेंगे, और 63 में मीर कासिम क्या करेंगे? अपनी राजधानी में परिवर्तन कर देंगे। इसका रीजन होगा कि वो शांति माहौल में रहना चाह रहे थे, इसलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मीर कासिम। अब थोड़ा डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था। वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज हस्तक्षेप अधिक ना कर सके, इसलिए मीर कासिम ऐसा किया था। इससे नाराज होकर अंग्रेज क्या किए थे? फिर से मीर कासिम को गद्दी से हटा दिए और फिर से मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया गया। ठीक है, आगे। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व स्थापित कर दिया, सबसे अधिक पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, तो ये कौन हो जाएगा? बैटल ऑफ बक्सर। 22 अक्टूबर 1764 को बैटल ऑफ बक्सर होगा। बक्सर के युद्ध में होता क्या है ये देख लीजिए, कहाँ कहाँ पूछा गया है एग्जाम में। बक्सर के युद्ध में क्या क्या होता है? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे मुनरो साहब, और अगेंस्ट में थे संयुक्त सेना। संयुक्त सेना में कौन थे? अवध का नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल का नवाब मीर कासिम, और हमारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ये तीनों की सेना संयुक्त रूप से लड़ी थी, जिसमें संयुक्त सेना हार गई और मुनरो जीत गए थे। ठीक है, चलते हैं नीचे। यहां पे बात किया गया है, देख लीजिए पूरा का पूरा। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों का कमान हेक्टर मुनरो के हाथ में था। इस युद्ध में के परिणाम, ये जो बातें आती है ये सारी बातें नोट करने वाली बातें हैं। दिल्ली का कौन था, अवध का नवाब कौन था, ये कौन था, बंगाल का नवाब कौन था, ये सारी बातें नोट करने वाली बातें हैं। आगे ये फिर मिलेगा एग्जाम में कहीं ना कहीं। इस युद्ध के परिणाम प्लासी के निर्णायक मोहर लगा दिए गए, यानी प्लासी का युद्ध जो हुआ था, अब ये क्लियर हो गया कि अंग्रेज को अब भारत से कोई नहीं बाहर निकाल सकता। अब भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं रह गया था। कहां से रहेगा? बंगाल के शासक हारी गए, अवध के शासक हारी गए, मुगल बादशाह हारी गए, तो कोई चैलेंज करने वाला है ही नहीं। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर के युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ। P.E. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी के विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम था, कूटनीति ही था ना। मीर जाफर जो सेनापति था सिराजुद्दौला का, उसको रॉबर्ट क्लाइव अपने तरफ मिला लिया था, तो कूटनीति ही था। वहीं बक्सर के विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुत्व बंगाल में स्थापित कर दी, परंतु बक्सर के युद्ध में कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति के रूप में लाकर खड़ा कर दिया। अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा और दिल्ली का मार्ग भी खुल गया कि अब आप दिल्ली भी जा सकते हैं, क्योंकि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी यहाँ पे हार चुके थे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सर्वाधिक निर्णायक था? आंसर फिर से हो जाएगा कौन? बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है? फिर से वही आ जाएगा, बैटल ऑफ बक्सर।
बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? आ गया ना। तो बैटल ऑफ बक्सर की दिल्ली के शासक कौन थे? हमारे शाह आलम द्वितीय थे। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब मीर कासिम तो युद्ध लड़ रहा है, मीर कासिम 63 तक ही है, बक्सर का युद्ध 64 में हुआ है, तो इस समय होगा मीर जाफर, क्योंकि फिर से मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया जाएगा, तो इसमें आंसर होगा हमारा मीर जाफर। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से जिस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो शासक कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी कौन प्रदान करेगा? शाह आलम द्वितीय प्रदान करेगा, तो शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी? 16 अगस्त 1765 ईस्वी को के अनुसार शाह आलम ने अंग्रेजों को संरक्षण ले लिया और उसे इलाहाबाद में रख दिया गया था। तो ये सारी बातें यहाँ पे डिटेल में बताई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आगे। ये सारी बातें हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो प्रीवियस वीडियो देखिए, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो बंगाल की दीवानी कौन प्रदान करने वाला है? तो बंगाल की दीवानी प्रदान करेगा मुगल सम्राट। बंगाल नहीं करेगा, मुगल सम्राट करेगा। मुगल सम्राट कौन होंगे? तो शाह आलम द्वितीय होंगे। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा को अधिकार दे दिया गया? किस गवर्नर के कार्यकाल में? तो वहां पे मुनरो साहब जरूर अंग्रेजों का सेना का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उस समय 1764 ना, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ है ना, तो उस समय 1764 में सेना कौन थे? मतलब अंग्रेज के गवर्नर कौन थे? गवर्नर का कार्यकाल पूछ रहा है ना, किस गवर्नर के कार्यकाल में? और जो संधि हुआ है 1765 में हुआ है, ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बताया था 1765 से लेकर 1767 तक फिर से क्लाइव साहब आ गए थे, तो यहाँ पे मेरा आंसर फिर से हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, बेंसी टाट मत मार दीजिएगा, बेंसी टाट पीछे आ गए थे, 60 से 65 तक रहते हैं, लेकिन तब तक बेंसी टाट हट जाते हैं और रॉबर्ट क्लाइव भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब प्रदान की थी? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि में की थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुई थी। द्वितीय संधि कब हुई थी? इसी के जस्ट 4 दिन बाद, यानी 16 अगस्त 1765 को। किसके साथ हुई थी? अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ हुई थी। ये सारी बातें याद रखिएगा। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मुर्शिदाबाद का उप दीवान यानी बंगाल का दीवान, यही ना, एक बंगाल का था और एक बिहार का था। तो बंगाल का दीवान बनाया गया था मुहम्मद रजा खां को, यानी ये उप दीवान भी थे मुर्शिदाबाद के। बिहार का अगर पूछ ले तो उस समय बिहार के दीवान थे कौन? सिताब राय। ये भी मैं कल जिक्र कर चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? गारो, खासी, कुकी और टिपरा। इस कंडीशन में क्या हुआ था कि जब मुर्शिदाबाद यानी बंगाल का क्षेत्र उनके क्षेत्र में मिल गया, अब ये क्या करने लगे अंग्रेज एक मार्ग स्थापित करने लगे। और मार्ग स्थापित करने लगे बंगाल से लेके वो हमारी जयंतिया की पहाड़ी है मेघालय में, गारो और जयंतिया की पहाड़ी, उसके बीच तक। उसी बीच में एक जनजाति आती है खासी, आप नाम सुने होंगे। खासी जनजाति अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए थे। ठीक है, तो इस समय खासी जनजाति आती है उनके सामने। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश 1765 में सिलहट आए थे। सिलहट कहाँ है? तो बांग्लादेश में है सिलहट आए थे। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक, सूखी मछलियां के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु, सिंग का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पांडुओं में आते थे। यानी खासी जनजाति आते थे व्यापार करने के लिए। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे खासी जनजाति के संपर्क में आ गए। तो यहाँ आंसर होगा हमारा, सबसे पहले खासी जनजाति के संपर्क में आए थे ब्रिटिश। आगे चलते हैं। अवध सल्तनत के हिंदू नवाब वजीर के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। राजा टिकैत राय नवाब असफउद्दौला के अर्थ मंत्री थे। अवध के नवाबों के राजा में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान दिया जाता था।
तो इसका आंसर क्या होगा? राजा टिकैत राय नवाब असफउद्दौला की दीवान तथा अर्थ मंत्री थे, यानी पहला सही है। दूसरा सही है कि नहीं देख लेते, दूसरा गलत है। अवध के नवाबों के राजा में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। उदाहरणतः असफउद्दौला के दीवान राजा टिकैत राय थे, राजा झझाउल थे, नवाब सफदरजंग थे, प्रधानमंत्री सेना नायक राजा नवल राय थे। इन्हीं जातियों की प्रतिनिधि थी। अतः कथन 2 कथन 2 और कथन 1 दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिंपली सी। क्वेश्चन नंबर 3, 18वीं शतक के में भारत में लड़े गए युद्धों को निम्नलिखित में से क्रम में सजाइए। सबसे पहले कौन युद्ध लड़ा गया? अच्छा क्वेश्चन है, आईएएस का प्री का क्वेश्चन है। तो अगर देखा जाए, अगर आपको नहीं पता है कि अंबर का युद्ध क्या है, अंबर का युद्ध हम लोग देखेंगे 1745-46 के आसपास अंबर का युद्ध होता है, 49 में होता है अंबर का युद्ध। तो पहले अंबर का युद्ध हुआ था, उसके बाद पलासी, और उसके बाद बांडीबास, और उसके बाद बक्सर। पलासी का युद्ध 57 में होगा, बांडीबास का 60 में होगा, 1760 में, और बक्सर का युद्ध 1764 में। अगर आपको अंबर का युद्ध नहीं भी पता है तो इतना तो पता है कि पलासी का युद्ध बक्सर से पहले जाएगा, तो यहाँ पहले बक्सर है और बाद में पलासी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो पहले पलासी है और बांडीबास पहले दे दिया। अब बांडीबास 1760 में हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में, ये भी खत्म हो जाएगा। अंबर फिर बक्सर दे दिया, पलासी पहले देना चाहिए तो ये भी खत्म हो जाएगा। अंबर का युद्ध पहले, फिर पलासी, फिर बांडीबास और फिर बक्सर का युद्ध। अब थोड़ा एक बार इसका डिस्क्रिप्टिव हम देख लेते हैं क्या बात कह रहा है। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्ध, अंबर का युद्ध कब हुआ है? 1749 ईस्वी में। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, और हमारा 1760 में हुआ है बांडीबास का युद्ध, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ, जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे और अपनी सारी संपत्ति अंग्रेजों के नेतृत्व में हवाले करके चले गए भारत से। और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 में बांडीबास के युद्ध में पराजित हुए थे। तो पहले तो आपसे यही पूछ लेगा कि बांडीबास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ है। तो अगर आपको पता है कि बांडीबास युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ है, तो फ्रांसीसी के जो गवर्नर थे उस समय सेनापति वो थे काउंट लाली, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 25, बांडीबास के युद्ध में मतलब युद्ध में क्या हुआ था, कौन हारा कौन जीता? तो पहले युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। तो इसमें क्या होगा? फ्रेंच हार जाएंगे और ब्रिटिश जीत जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया है कि फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, गलत है। ब्रिटिश ने डच को हराया, गलत है। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश ही हराएंगे ना फ्रेंच को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट क्वेश्चन है ये। 1760 का प्रसिद्ध बांडीबास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? आ गया ना, अंग्रेज फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा जाएगा, अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़े थे। मिलान करना, ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? थोड़ा डिफिकल्ट है तो इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। हम सोचे थे ये आपको होमवर्क दे देंगे, लेकिन नहीं। एक क्वेश्चन आपसे हम पूछे थे, रिपीट करते जा रहे हैं कि वो बंगाल का कौन सा नवाब था जिसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बनाया था? ये जो मुर्शिदाबाद है ना, उसी के नाम पर उस नवाब का नाम भी है। तो आप समझ ही गए होंगे, कमेंट में आंसर कीजिए। बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध हुआ था, तो बक्सर के युद्ध में मीर जाफर तो था, मीर जाफर था नहीं था ना, मीर कासिम था ना, तो ये तो गलत हो गया। पहला सही ढूंढना है। बांडीबास का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ था, यही सही हो गया। अब ये चिलियावाल का युद्ध क्या है और खुर्दा का युद्ध क्या है, तो दोनों एक थोड़ा सा 2 मिनट में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेज के मध्य हुआ था। अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो थे। उस समय बंगाल जो हमारा ब्रिटिश गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था। बांडीबास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुआ, यही पराजय भारत में उनके पतन का शुरुआत हो गया। चिलियावाल का युद्ध हुआ 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था, सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ। इस युद्ध में के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। तो चिलियावाल का युद्ध हुआ है अंग्रेज के और मराठ सिख के बीच में, ठीक है। लास्ट खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में हुआ है। निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया युद्ध था, जिसमें निजाम हार गए, और स्पष्ट है कि युग्म बी सही है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी बी। यहीं तक नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, अगला टॉपिक हमारा होने वाला है
पंजाब और मैसूर का क्षेत्र। पंजाब देखेंगे और मैसूर देखेंगे, हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में बात करेंगे। कर्नाटक का युद्ध होगा, कर्नाटक में संधि होगी। तो ये सारी जितने भी होंगे पॉइंट्स डिस्क्रिप्टिव हम कल बात करने वाले हैं, और उसके नेक्स्ट डे हम इसके MCQ लेकर आएंगे। पहले हम लोग अच्छे से मॉडर्न हिस्ट्री कर लेते हैं, और जो भी कंटेंट मिलेगा एक नंबर अच्छा रहेगा, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। एग्जाम BPSC का प्रिडिक्टेड है कि 30 सितंबर को होगा। तो बिहार स्पेशल का मैं जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा। आज यहीं तक, ठीक है, बाय।